अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख दे। रात 8 बजे सीईसी की बैठक अमेठी रायबरेली पर। माना जा रहा है कि इस पे फैसला संभव है। अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और विधायक दल की नेता आराधना मिश्र को सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली बुलाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अमेठी और रायबरेली को लेकर आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर आज रात 8 बजे महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी खबर मिल रही है, जहां इन दोनों ही सीटों पर आज कौन चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान हो सकता है, इस पर फैसला हो सकता है। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को संभव बताया जा रहा है। कांग्रेस की आपको याद होगा इंटरनल सर्वे भी कराया गया था, जिसमें राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाए ऐसी तमाम रिजल्ट्स सामने आए थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब तक 317 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशियों के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। आज सीईसी की बैठक में इन दोनों ही सीटों पर चर्चा होगी और संभव है कि आज दोनों सीटों के उम्मीदवार तय कर लिए जाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या ये लगभग तय हो जाएगा आज होने वाली इस बैठक में कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा? क्योंकि इंटरनल सर्वे के रिजल्ट्स तो यही कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मैदान में आए। देखिए, बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले लगातार ये कहा जाता रहा कि यूपी को लेकर के जो सीईसी की बैठक हो चुकी है, ऐसे में अब रायबरेली अमेठी का फैसला गांधी परिवार करेगा और परिवार जब फैसला करेगा तो वो फैसला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह राहुल गांधी का कोई भी प्रचार का कार्यक्रम नहीं रखा गया है और दोपहर के करीब कुछ देर पहले ही यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और आराधना मिश्रा जो विधायक दल की नेता हैं, उनको सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा करके ही हो, उस पर मुहर लगाए केंद्रीय चुनाव समिति। सीधे ये ना कहा जाए कि कांग्रेस आलाकमान ने अपने आप फैसला कर दिया। इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर इस पर चर्चा होगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों नामों को लेकर के इसमें चर्चा होनी है। राहुल गांधी को लेकर यह भी बताया गया है कि 1 अप्रैल और 3 अप्रैल 2 दिन उनके चुनाव प्रचार का कार्यक्रम नहीं है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगती है तो वो 1 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं अमेठी। तो 1 मई और 3 मई को लेकर बताया जा रहा है कि कोई कार्यक्रम नहीं है। बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए, लखनऊ से पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, अमेठी को लेकर खुले तौर पर स्मृति ईरानी जो कि चुनाव मैदान में है, बीजेपी की मौजूदा सांसद भी है, साफ तौर पर कहती आ रही है कि वायनाड का जो चुनावी रण है वहां से अमेठी वापस लौटने वाले हैं राहुल गांधी। और अब आज माना जा रहा है कि जो बैठक हो रही है उसमें लगभग साफ हो जाएगा कि अमेठी या रायबरेली किसमें कौन लड़ता है। बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अमेठी में एक बार फिर से राहुल गांधी को देखा जाए। प्रतिमा, देखिए, पहले से कहा जा रहा था कि जब 26 अप्रैल को वायनाड में लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा, जहां से राहुल गांधी खुद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उसके बाद रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा इस बात का फैसला हो सकता है। और जैसा विक्रांत कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, फैसला तो राहुल और प्रियंका को ही करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चूंकि ये मैसेज जाए कार्यकर्ताओं के बीच में और देश में जाए एक मैसेज कि नहीं, कांग्रेस के अंदर जो भी फैसला होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इसीलिए कल देर शाम में तय हुआ कि आज रात 8 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अब उसमें यह है कि रायबरेली और अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों भाई बहन एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही, वो राज्यसभा पहुंच गई हैं। तो क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और बगल की सीट जो अमेठी है वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? परिवारवाद का आरोप लगता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से। तो सबसे दिलचस्प ये देखने का होगा, इस तरह के संकेत कांग्रेस के संगठन में अमेठी के लोगों को मिल रहा है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे कांग्रेस का ऑफिस है उसके सामने गेस्ट हाउस को भी तैयार कर दिया गया है उनके ठहरने के लिए। पार्टी का संगठन भी एक तरीके से तैयार है और एक्टिव मोड में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस बार पहली बार प्रियंका गांधी भी चुनावी राजनीति में आएंगी कि नहीं, ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही फैसला हो पाएगा। चुनावी राजनीति में प्रियंका की एंट्री होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। कयास तो इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अमेठी में प्रियंका गांधी को स्मृति के खिलाफ खड़े कर दिया जाए और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर आए। ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर अभी तक जो सवाल है उसका जवाब माना जा रहा है कि आज
मिल जाएगा। तो ये आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी हम रख रहे हैं, जहां पर अमेठी रायबरेली पर माना जा रहा है कि आज फैसला संभव है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में आज माना जा रहा है कि फैसला संभव है। नैनीताल के जंगलों में लगी हुई आग विकराल रूप लेती जा रही है। हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है आग बुझाने के लिए सेना को बुलाया गया है। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जंगल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। नैनीताल के नैनी लेक में बोटिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिए, जो नैनीताल में जंगलों में आग लगी है वो अब विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसे में आग बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई है, सेना को बुलाया गया है। रुद्रप्रयाग में बता दें आपको, आग लगाने की कोशिश करते 3 लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहाँ पर हालात जिस तरीके के उसको देखते हुए सेना की मदद ली जा रही है ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जा सके, लेकिन ये आग पहले से ज्यादा फैली है और विकराल होती जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नैनीताल के नैनी लेक में बोटिंग को भी इसके मद्देनजर फिलहाल बंद कर दिया गया। आग को लेकर इस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस बीच सेना को भी मदद के लिए बुलाया गया। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर्स की मदद से किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 3 दिनों से ये भीषण आग नैनीताल की जंगलों में लगी हुई है और ये आग अब हाईकोर्ट कॉलोनी तक फैल चुकी है। ऐसे में सड़कों पर इसका धुआं साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई किलोमीटर तक आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा रही है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। ऐसे में हेलीकॉप्टर भी जुटा हुआ। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सरकार आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। सेना से भी इस बाबत मदद ली गई है। आज हल्द्वानी में एक बार फिर से बैठक हुई। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए? हाँ, सेना के लोगों से मदद मांगी है। आज सेना के हेलीकॉप्टर भी इस काम में कर गए। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के रामबन में भयानक आपदा हुई है। करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई है। यहाँ पर जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, घरों में बड़ी बड़ी दरार पड़ गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई, जहां करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई है। जोशीमठ जैसा यहाँ पर भी आपदा देखी जा रही है, जहां पर सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे, दरारें साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए सड़कें टूट गई हैं और जो यहाँ पर घर हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। किस तरीके से जड़ से पेड़ उखड़ गए हैं ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बड़े स्तर पर नुकसान की खबर है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। आसपास के जितने मकान थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घरों में बड़ी बड़ी दरारों की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर के रामबन में भयानक आपदा आई है, जहां पर साफ तौर पर हमने आपको दिखाया है किस तरीके से सड़कें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहां पर जो आसपास बने हुए मकान हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई। आपको याद होगा उत्तराखंड के जोशीमठ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। अब ये जो ताज़ा मामला है जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां पर किस तरीके से ये भयानक आपदा आई है तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, धनंजय सिंह की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर आपके सामने, इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को राहत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत दे दी गई है। तो यहाँ पर फैसला आना था और अब देखिए फैसला आपके सामने। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। धनंजय सिंह की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच का ये फैसला है, जहां पर हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहाई की भी मांग की गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, और क्या कुछ डिटेल्स इसको लेकर आपके पास?
देखिए, अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। हालांकि इसमें सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, बहस खत्म हो चुकी थी, फैसला रिजर्व कर लिया गया था। और ये मामला जो है वो जौनपुर के पूर्व सांसद जो बाहुबली नेता धनंजय सिंह हैं, जो इस वक्त उनको जौनपुर से बरेली जेल ले जाया जा रहा है, जो यूपी सरकार का आदेश था उसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए, उनको जमानत दे दी जाए अंतरिम आदेश के तौर पर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ही किया है। उनकी सजा जो है 7 साल की, जो एक इंजीनियर है अभिनव सिंघल, उसकी अपहरण के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से। वो सजा निलंबित कर दी गई है और साथ ही उनको जमानत दे दी गई है। अब इसके बाद ये हो सकता है कि अगर वो जमानत के बाद जेल से अब छूट जाएंगे, तो जेल से जब छूट जाएंगे तो उनकी पत्नी श्रीकला सिंह अभी बीएसपी की उम्मीदवार हैं जौनपुर से। इससे पहले भी धनंजय सिंह की तरफ से इस बात के इशारे किए गए थे कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो उनकी पत्नी श्रीकला नहीं बल्कि वो खुद जौनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला बीएसपी के सुप्रीमो मायावती को करना होगा। तो ये बड़ी खबर पंकज झा हमारे बता रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले में जेल से बाहर आ जाएंगे धनंजय सिंह तो उनके खुद चुनाव लड़ने को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। जैसा कि आप कह रहे हैं, इस बात की अब कितनी प्रबल संभावना आपको नजर आती है कि खुद चुनाव मैदान में जौनपुर से उतर सकते हैं धनंजय सिंह? देखिए, उनके जो करीबी लोग हैं जो जेल में जाकर उनसे मिल रहे थे, उन सब से जो बात हुई उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हाईकोर्ट से उन्हें फौरी राहत मिल जाती है जिसमें चुनाव लड़ने की स्थिति बन सकती है, तो वो पत्नी श्रीकला की जगह वो चाहेंगे कि जौनपुर से वो खुद ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि मायावती ने टिकट दिया है उनकी पत्नी को, क्या बदले हुए हालात में धनंजय सिंह बीएसपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो चाहते हैं चुनाव लड़ना। अब ये फैसला बीएसपी के चीफ मायावती को करना पड़ेगा। पंकज जी, यहाँ पर यह भी साफ कर दीजिए कि क्या इस पूरे प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा उनके सामने है? क्योंकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल राहत जरूर मिली है लेकिन जेल में रहे हैं धनंजय सिंह। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो उसमें कोई भी बाधा आपको नजर आती है? देखिए, अभी कोई इस तरह का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं। और इसी तरीके का मामला अगर आप देखिए, गाजीपुर से जो सांसद अभी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अफजाल अंसारी, जिनको गैंगस्टर एक्ट में उनको भी सजा हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको भी राहत मिल गई और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से ठीक राहत मिली है धनंजय सिंह को भी। तो ऐसे अभी कोई दूसरे कानूनी पेंच नहीं है जिसमें वो फिर अंदर जा सकते हैं और चुनाव लड़ने पर उनकी रोक लग सकती है। अगर कोई दूसरे मुकदमे में ऐसी स्थिति बन जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी जमानत पर छूटे तो चुनाव लड़ने लायक स्थिति बन रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए। आइए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया, जहां घर में घुसकर महिला को गोली मार दी गई। 3 लड़कों ने हत्याकांड को इस अंजाम दिया है। परिवार की ओर से कहा गया कि बेटी को परेशान करता था नाबालिग आरोपी, बेटी को हॉस्टल में भेजा तो मां को गोली मार दी इस आरोपी की तरफ से। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां जहांगीरपुरी हत्याकांड में आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपी जो इस पूरे मामले के उनकी तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी से आरोपियों का रूट तैयार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जा सके। विवेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइए इस पूरे मामले में पुलिस कहां तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आरोपी अब तक फरार है? देखिए, बात की जाए तो पुलिस की 10 से ज़्यादा टीमें जो है वो आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और जिस रूट से आरोपी भागे थे उस रूट के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने है जिसमें आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास एक महिला को उसी के घर में गोली मार दी गई थी। जहांगीरपुर इलाके के जे ब्लॉक की इसी गले के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास नाबालिग आरोपी अपने 2 साथियों के साथ महिला के घर के अंदर दाखिल हुआ था। वहां पर उसने उसकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जब महिला ने कुछ नहीं बताया तो आरोपी ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग का महिला की बेटी के साथ अफेयर चल रहा था। तकरीबन 1.5 साल से ये अफेयर जो है वो चल रहा था। साल 2023 में जो लड़की है वो लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को कंप्लेंट दी गई थी। पुलिस ने दोनों को ढूंढकर निकाला था और उसके बाद परिवार की शिकायत के आधार पर पोस्ट। तो अभी दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती विवेक इन आरोपियों तक पहुंचना जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। आइए आपको गुजरात के वलसाड़ लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। जानते ही हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेता, कई मंत्री, कई जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, जगह जगह में जाकर कह रहे हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। देखा है आपने, सुना है, टीवी पे देखा।
अच्छा, वो सब कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। मोदी जी जब मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनका इतिहास देखो और देखो कि किस तरह से ये लोग पिछले 10 सालों से किस तरह से इन्होंने इस देश में अपना राज चलाया है, तो जो करने जा रहे हैं वो बात हमेशा वो अपने छोटे नेताओं से, मंत्रियों से कहीं कहीं बुलवा देते हैं और सबसे पहले शुरू में उस बात को नकारते हैं। तो शुरू में क्या कहते हैं कि चलो एक उम्मीदवार से कहलवा दिया, एक मंत्री से कहलवा दिया, किसी और से कहलवा दिया और हम मना करेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं करने जाएंगे। जैसे ही सत्ता फिर वापस आती है तो वही चीज करते हैं जिसको इन्होंने नकारा था। तो ये इनका एक पुराना सिलसिला, एक पुराना तरीका है। आज हमने देखा कि कितनी खतरनाक चीज कह रहे हैं कि इनके लोग कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। इस संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र, जिससे आपके अधिकार, चाहे आदिवासियों के अधिकार हो, चाहे दलितों के अधिकार हो, चाहे किसी आम जनता के अधिकार हो, उनको मजबूत करने का काम नहीं किया है, सिर्फ उनको कमजोर करने का काम किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं जो लोकतंत्र को बचाते हैं, जो आपको बचाते हैं, आपके अधिकारों को बचाते हैं, उनको कमजोर किया है।